हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए क्लास 11th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 6 तीन वर्ग को पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का जो है पार्ट 1 ऑलरेडी पहले ही पब्लिश हो चुका है और वो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग इसके बाकी बचे हिस्से को पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में क्या है, हम लोगों ने ऑलरेडी क्या है 9वीं और 16वीं सदी के मध्य यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात पूर्वी एवं मध्य यूरोप के अनेक जर्मन मूल के समूह ने इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। किसी भी संगठित राजनीतिक बल के अभाव में प्रायः युद्ध होते थे और अपनी भूमि की रक्षा के लिए संसाधन जुटाना अति आवश्यक हो गया था। इस प्रकार से क्या होता है कि सामाजिक ढांचे का केंद्र बिंदु भूमि पर नियंत्रण था और इसकी विशेषताएं जर्मन रीति रिवाजों, शाही रोम की परंपराओं से ली गई थी। और ईसाई धर्म जो 4वीं सदी से रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म था, रोम के पतन के पश्चात भी बचा रहा और धीरे धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप में फैल गया। तो यहाँ पे क्या है कि 9वीं और 16वीं सदी के मध्य मतलब 9 से 1600 एडी के बीच क्या होता है कि पश्चिम यूरोप में रहने वाले लोगों में क्या है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन जो होता है उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो उसमें क्या, उसके बाद क्या हुआ कि मध्य यूरोप के अनेक जर्मन मूल के समूह ने क्या था, इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। और किसी भी संगठित राजनीतिक बल के अभाव में जब कभी, ये तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई संगठित राजनीतिक बल नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसके अभाव में युद्ध होते रहेगा। तो वहां पे भी क्या युद्ध होते रहता था और सब लोग क्या अपनी भूमि की रक्षा के लिए संसाधन जुटाते थे और ये उनके लिए अति आवश्यक भी हो गया था। इस प्रकार से क्या होता है कि सामाजिक ढांचे का केंद्र बिंदु क्या था कि भूमि पर नियंत्रण ही था। और क्या हो कि चर्च भी जो था कि यूरोप में क्या है एक मुख्य भूमि धारक और राजनीतिक शक्ति बन गया था। और इसी तरह क्या हो कि 3 वर्ग जो इस अध्याय का केंद्र बिंदु है, तो उससे क्या है 3 वर्ग से अभिप्राय यहाँ पे 3 सामाजिक श्रेणियों का अभिप्राय सामाजिक श्रेणियों से है। इसमें पहला नंबर पे क्या आता है ईसाई पादरी, दूसरा आता है भूमि धारक अभिजात वर्ग और तीसरा आता है कृषक। और इन तीनों वर्गों के बीच बदलते रिश्ते जो है, बदलते संबंध कई सदियों तक यूरोप के इतिहास को गढ़ने के महत्वपूर्ण कारक थे। तो यहाँ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि पिछले 100 वर्षों में यूरोपीय इतिहासकारों ने क्या किया था कि विविध क्षेत्रों के इतिहासों, यहाँ तक कि प्रत्येक गांव के इतिहास पर विस्तृत कार्य किया है। और ऐसा इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि भू स्वामित्व के विवरणों, मूल्य और कानूनी मुकदमों जैसे बहुत सारी सामग्री दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध है। उदाहरण के लिए चर्चों में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के अभिलेखों की मदद से ही परिवारों और जनसंख्या की संरचना को समझा जा सका। चर्चों से प्राप्त अभिलेखों ने क्या है व्यापारिक संस्थाओं के बारे में सूचना दी और गीत व कहानी के द्वारा हमें त्योहारों और सामुदायिक गतिविधियों के बारे में बोध हुआ। तो उस टाइम के जो इतिहास को पढ़ने में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्या है सोर्स है वो क्या है कि चर्च में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के अभिलेख। यानी कि कोई भी जन्म लिया, मृत्यु हुआ उस किसी का या फिर विवाह हुआ तो उसके जो अभिलेख है, डॉक्यूमेंट्स है, वो कहाँ जमा करवाते थे ये लोग? चर्च में। और इसी से क्या कि परिवार और जनसंख्या की संरचना को समझने में बहुत मदद मिला है। आगे क्या है कि इन सभी का उपयोग इतिहासकार द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक जीवन, दीर्घकालीन जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि अथवा अल्पकालीन जैसे कृषक विद्रोहों के परिवर्तनों को समझने में किया जा सकता है। और इन डॉक्यूमेंट्स का है ना किस में इतिहासकारों ने किस में यूज किया कि आर्थिक और सामाजिक जीवन को समझने के लिए, दीर्घकालीन और या फिर अल्पकालीन जो परिवर्तन हुए उसको समझने के लिए। दीर्घकालीन में एग्जाम्पल दिया जैसे जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ, कितना लॉस हुआ। और अल्पकालीन परिवर्तन में जैसे कि अगर कोई किसानों ने विद्रोह किया है, रिवोल्ट किया है, तो को समझने में किया जा सकता है। सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले विद्वानों में से एक क्या है फ्रांस के मार्क ब्लॉक थे। और मार्क ब्लॉक कौन थे कि उनका टाइम पीरियड क्या था 1886 से 1944। और फ्रांस के विद्वानों के उस वर्ग से थे जिनका तर्क था कि इतिहास की विषय वस्तु जो है राजनीतिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तियों की जीवनियों से कुछ अधिक है। यानी कि मार्क ब्लॉक कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और उनका सोचना था या फिर उनका जो तर्क था यह था कि इतिहास का जो विषय वस्तु है, डिस्कोर्स है, वो क्या होना चाहिए? राजनीतिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तियों का जीवनी से भी ज्यादा है, मतलब उसके परे भी सोचना चाहिए। और उसने क्या था कि भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंस द्वारा क्या है कि मानव के इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया जिससे लोगों के समूह का व्यवहार और रुख को समझा जा सके।
मार्क ब्लॉक का क्या है कि सामंती समाज यूरोपीय विशेषकर 900 से 1300 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसी समाज के सामाजिक संबंधों, श्रेणियों, भूमि प्रबंधन और उस काल की जन संस्कृति का असाधारण विवरण देता है। तो ब्लॉक क्या क्या कहता है कि जो सामंती समाज है ना, वो खासकर 900 से 1300 के मध्य फ्रांसीसी समाज के जो है सामाजिक संबंधों, श्रेणियों और भूमि प्रबंधन यानी जो लैंड मैनेजमेंट है ना, और उस काल की जन संस्कृति कल्चर जो है उसको क्या है उसके बारे में बताता है, यानी असाधारण विवरण देता है। मतलब उसके बारे में बहुत ज्यादा काम किया गया है, रिसर्च किया गया। और द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के कारण उनके द्वारा किए जा रहे शोध वो अध्यापन कार्य पर जो है अचानक ही विराम लग गया। तो वो इन सब पे रिसर्च कर ही रहे थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो नाजीज थे यानी कि जो हिटलर के समर्थक थे, उन्होंने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सामंतवाद का परिचय। तो इतिहासकारों द्वारा क्या है सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जा रहा है। और क्या है कि ये एक जर्मन शब्द है, जो सामंतवाद है या फिर फ्यूडलिज्म है, ये क्या है एक जर्मन शब्द है। और इसका उपयोग मध्यकालीन यूरोप के क्या है आर्थिक, विधिक यानी कि जो लॉ मेकिंग है और राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर एक चित्र है और ये किसका पश्चिमी यूरोप का एक मानचित्र है। और इसमें कैसे दिखाया गया है कि जैसे ये जो है ये जर्मन राज्य है और इसी में एक आता है यहाँ पे छोटा सा ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे बिंगेन है और ये गॉल ही बाद में जाके क्या हुआ फ्रांस बना। यहाँ पे इंग्लैंड है और नीचे ये जो है ये पुर्तगाल है, और ये स्पेन है। ये कॉर्सिका द्वीप है, सार्डिनिया कॉर्सिका, ये रोम है छोटा सा, और ये इटली राज्य है, वही सिसिली है। तो ये मानचित्र जो है ये बहुत ध्यान से देखना इसलिए जरूरी है किसी कि ये पूरा चैप्टर जो है इसी मानचित्र के इर्द गिर्द जो है घूम रहा है। कॉर्सिका द्वीप क्या है, ये वही कॉर्सिका द्वीप है जहाँ क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। जो फ्यूडलिज्म है वो क्या है कि एक जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। किससे बना है? जर्मन शब्द फ्यूड से बना है और फ्यूड का अर्थ होता है भूमि का एक टुकड़ा। और ये एक ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में भी विकसित हुआ। आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को इंगित करता है जो सामंत यानी कि लॉर्ड और कृषकों पीजेंट के संबंधों पर आधारित है। कृषक अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर कार्य करता है। तो जो कृषक होता है वो अपने खेतों में तो काम करता ही है, उसके साथ साथ अपने लॉर्ड के खेतों पर भी कार्य करता है। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में वो उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे। इनके साथ साथ लॉर्ड ने क्या है कृषकों पर व्यापक न्यायिक अधिकार भी दिए थे और इसीलिए सामंतवाद ने जीवन के न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार कर लिया। तो क्या होता है कि कृषक जो थे सिर्फ उसके खेत में ही काम नहीं करते थे। कृषक जो है लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में क्या करते थे, जो लॉर्ड है उनको सैनिक सुरक्षा देते थे। और इसके साथ साथ क्या था कि लॉर्ड जो है कृषकों पर व्यापक न्यायिक अधिकार भी थे। और क्या था कि सामंतवाद ने जीवन के न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार कर लिया था। यद्यपि क्या था कि इसकी जड़ें रोमन साम्राज्य में विद्यमान प्रथाओं और फ्रांस के जो राजा थे शार्लमैन, इनका टाइम पीरियड क्या था 742 से 814 के काल में पाई गई। यानी कि जो है फ्यूडलिज्म या फिर जो लॉर्ड का है लॉर्ड सिस्टम जो था, इसका जड़ रोमन साम्राज्य में ही विद्यमान था। और फ्रांस के राजा जब शार्लमैन थे तो उनके काल में क्या है कि इसका मतलब फाउंडेशन हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि जीवन के सुनिश्चित तरीके के रूप में सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप के अनेक भागों में 11वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी। तो ये भी कहा जाता है कि सामंतवाद की उत्पत्ति जो है यूरोप के अनेक भागों में हुआ था और ये कब 11वीं सदी के बाद में हुई थी। तो अब पढ़ेंगे फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में कि गॉल जो है रोमन साम्राज्य का जो है एक प्रांत था और दो विस्तृत तट रेखाएं, पर्वत श्रेणियां, लंबी नदियां, वन और कृषि करने के लिए उपयुक्त जो है एक विस्तृत मैदान थे। जर्मनी की एक जनजाति थी जिन्हों क्या कहते हैं फ्रैंक्स कहते हैं। तो फ्रैंक्स ने क्या है कि गॉल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना लिया। और 6ठी सदी से यह प्रदेश जो है वो फ्रैंकिस अथवा फ्रांस के ईसाई राजाओं द्वारा शासित राज्य था और फ्रांसीसियों के चर्च के साथ प्रगाढ़ संबंध थे, जो पोप द्वारा क्या है राजा सॉलमैन से समर्थन प्राप्त हो गया था। और उसी को मतलब समर्थन प्राप्त करने के लिए पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दिए जाने पर क्या हुआ और अधिक मजबूत हो गया। तो यहाँ पे दिया है कि कुस्तुनतुनिया में रहने वाले जो पूर्वी चर्च के प्रधान जो थे के भी क्या बेंजेंटेनियम के सम्राट के साथ जो है समान संबंध थे। यानी कि जो कुस्तुनतुनिया में रहने वाले जो चर्च का प्रधान था उसका बाइजेंटेनियन सम्राट के साथ क्या था कि संबंध था। तो इसी संबंध के चलते क्या हुआ था कि उसको पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दिया गया था। और एक संकरे जलमार्ग के पार स्थित इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत जो है नॉर्मैंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया था।
तो वहीं पे क्या था कि एक संकरा जलमार्ग है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के जो द्वीप थे उसको 11वीं सदी में क्या है, फ्रांस का एक प्रांत है, क्या है, उसको प्रांत को नॉर्मंडी का राजकुमार द्वारा जो है जीत लिया गया था। तो फ्रांस का प्रारंभिक इतिहास को यहाँ पे बताया गया है कि 481 ईस्वी में क्या होता है, क्लोविस फ्रैंक जो है वो लोगों का राजा बना, और 486 में ही क्लोविस और फ्रैंक ने उत्तरी गॉल का विजय अभियान प्राप्त किया। 496 ईस्वी में क्लोविस और फ्रैंक लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने। 714 में चार्ल्स मार्टल जो है वो राजमहल का मेयर बना। 751 में मार्टल का पुत्र जो था वो पोपिन फ्रैंक लोगों के शासक को अबदस्त करके शासक बना और उसका एक अलग वंश की स्थापना की। विजय अभियानों ने क्या है कि राज्य का आकार दुगुना कर दिया था, और ये कब हुआ था, 751 ईस्वी में। 768 में पोपिन का स्थान उसके पुत्र शॉलमैन या फिर शॉलमैन को ही क्या है चार्ल्स महान या चार्ल्स द ग्रेट चार्ल्स ग्रेट कहा गया था। तो पोपिन का स्थान उसके पुत्र को है शॉलमैन या चार्ल्स महान द्वारा लिया गया था। और वही क्या है कि 800 ईस्वी में पोप लियो थर्ड ने शॉलमैन को पवित्र रोमन सम्राट का जो है वो ताज पहनाया गया। और 840 ईस्वी में क्या होता है कि नॉर्वे से बाइकिंग लोगों के हमले हुए थे। अब 3 वर्ग में पढ़ते हैं हम लोग कि 3 वर्ग के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं कि फ्रांसीसी पादरी जो थे या फिर पोप जो थे इस अवधारणा में विश्वास रखते थे कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य के आधार पर 3 वर्गों में से किसी एक का सदस्य होता है। तो इसमें से एक बिशप ने यह कहा कि यहाँ वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थना करते हैं, दूसरे लड़ते हैं और शेष अन्य कार्य करते हैं। और इस तरह क्या है, समाज मुख्य रूप से 3 वर्ग जो था जिसमें पादरी, अभिजात और कृषक वर्ग से बना था। तो यहाँ पे एक वर्ड है आबे या फिर एबे। तो एबे शब्द जो है वो सीरिया के अबा से लिया गया है, और अबा का अर्थ होता है पिता। और एबी या एबेट, एबी एबेट या एबे से जो है संचालित होता था कौन, एबे। और दूसरा, पहला वर्ग तो हम लोग समझ गए कि पादरी है, तो दूसरा वर्ग जो था अभिजात वर्ग। तो अभिजात वर्ग के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि पादरियों ने जो है स्वयं को प्रथम वर्ग में तथा अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा था, परंतु वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसा भूमि पर उनके नियंत्रण के कारण था, क्योंकि भूमि पर नियंत्रण किसका था, ये अभिजात वर्गों का ही था। और ये वैसेलेज नामक एक प्रथा के विकास के कारण हुआ था। और भूमि पर नियंत्रण उसको वैसेलेज नामक जो एक प्रथा है उसके विकास के कारण हुआ। तो वैसेलेज प्रथा क्या था कि फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव जो है एक प्रथा के कारण था जिसे वैसेलेज कहते हैं। और ये प्रथा जर्मन मूल के लोगों, जिनमें से फ्रैंक लोग भी एक थे, में समान रूप से विद्यमान थी। बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक जो थे वो भूस्वामियों के अधीन होते थे। अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी यानी कि सीनियर शब्द, जिसका अधिक शब्द क्या होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी का सीनियर होता है। तो अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी या फिर सीनियर जो होता है उसको मान लेता था, और ये आपस में वचनबद्ध होते थे कि जो सीनियर या लॉर्ड है, तो लॉर्ड एक ऐसे शब्द से निकला था जिसका अर्थ था रोटी देने वाला। और दास जो है वो कौन होते थे, वैसल जो होते हैं उसका अर्थ होता है दास। तो लॉर्ड जो होता है वो वैसल की रक्षा करता था और बदले में वो उनके प्रति निष्ठावान रहता था। और इन संबंधों में व्यापक रीति रिवाजों और शपथों का विनिमय जो है वो शामिल था, जो कि चर्च में बाइबल की शपथ लेकर की जाती थी। और इस समारोह में दास जो है यानी कि वैसल को उस भूमि के प्रतीक के रूप में, जो कि उसके मालिक द्वारा एक लिखित अधिकार पत्र या छड़ी, स्टाफ या केवल एक मिट्टी का डला जो है वो दिया जाता था। और अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत थी कि उसकी अपनी संपदा स्थायी तौर पर अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण था। वो अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, जो कि सामंती सेना फ्यूडल लेवीज कहते हैं। तो सेना जो थे उसको क्या बोला जाता है, फ्यूडल लेवीज कहलाती थी। और ये अपना स्वयं का न्यायालय भी लगा सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। वे अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक थे, और वे विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी थे, जिससे उनके घर, उनके निजी खेत, जोत, चारागाह और उनके आसामी कृषकों, जिसे टेनेंट पीजेंट कहते हैं, के घर और खेत होते हैं। उनका घर जो है वो मेनर कहलाता था। तो मेनर क्या है, मेनर जो होता था वो लॉर्ड्स के घर को क्या कहा जाता है, मेनर कहा जाता है। और उनकी व्यक्तिगत भूमि जो है वो कृषकों के द्वारा जोती जाती थी, और जिनको आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय जो है पैदल सैनिकों के रूप में कार्य करना पड़ता था, और साथ ही साथ अपने खेतों पर भी काम करना पड़ता था। तो यहाँ पर एक चित्र है, और इस चित्र में क्या दिखाया गया है कि फ्रांसीसी अभिजात वर्ग जो थे, जो लॉर्ड्स थे, वो शिकार पर जा रहे हैं, और उनको लेकर कौन जा रहा है, जो वैसल है वो लेके जा रहे हैं। तो ये वैसल है और ये लॉर्ड्स की फैमिली है। मेनर का जागीर, तो यहाँ सबसे पहले एक देखते हैं कि 13वीं सदी में इंग्लैंड के एक मेनर की जागीर का एक चित्र दिया हुआ है या फिर मानचित्र दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले इस मानचित्र के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि जैसे ये भवन है यहाँ पे, फिर यहीं पे एक चर्च है, और यहीं पे है पुरोहित आश्रम है, मतलब वहां पे जो पोप होते थे वो रहते थे।
फिर यहाँ पे चक्की है, चक्की मतलब यहाँ पे शराब, आटा और ये सब बनाया जाता था। तालाब है, सरिता, और ये सड़क है, और ये जो है सार्वजनिक चारागाह था। ये बंजर भूमि थी, और ये सब में जो है खेती होती थी इधर। ये पीछे घास का मैदान था। तो अब आगे पढ़ते हैं कि मेनर की जागीर। तो लॉर्ड का जो है अपना मेनर भवन होता था, और वो गांव पर नियंत्रण रखता था। कुछ लॉर्ड जो होते हैं अनेक गांव के मालिक होते थे, और किसी छोटे मेनर की जागीर में दर्जन भर, और बड़ी जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे। यानी कि अगर कोई छोटा मेनर है तो उसकी जागीर में क्या है, दर्जन भर, यानी कि 10 से 12 परिवार, और अगर कोई बड़ी जागीर है तो उसमें 50 या 60 परिवार जो है हो सकते थे। और प्रतिदिन के उपभोग की वस्तुएं जो है वो सब जागीर पर मिलती थी, जिसमें अनाज खेतों में उगाए जाते थे, लोहार और बढ़ई लॉर्ड के औजारों की देखभाल और हथियारों की मरम्मत करते थे, जबकि राजमिस्त्री उनकी इमारतों की देखभाल करते थे। औरतें जो है वस्त्र काटती एवं बुनती थी, और बच्चे जो है लॉर्ड के मदिरा संपीडक में कार्य करते थे। मतलब जो वहां पे उनकी शराब बनाई जाती थी उस फैक्ट्री में बच्चे काम करते थे। जागीरों में विस्तृत अरण्य भूमि और वन होते थे, और जहां लॉर्ड शिकार करते थे उनके यहाँ चारागाह होते थे, और जहां उनके पशु और घोड़े जो है वो चरते थे। वहां पर एक चर्च और सुरक्षा के लिए जो है एक दुर्ग भी होता था। 13वीं सदी से है कुछ दुर्गों को जो है और बड़ा बनाया जाने लगा, जिससे क्या है कि नाइट का परिवार का निवास स्थान बन सके। तो लॉर्ड को अब क्या है, नाइट कहा जाने लगा, और 13वीं सदी के जो है कुछ दुर्गों को जो है और भी बड़ा बनाया जाने लगा। और वास्तव में मतलब क्या हुआ कि इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पहले दुर्गों की कोई जानकारी नहीं थी, और इनका विकास सामंत प्रथा के तहत राजनीतिक प्रशासन और सैनिक शक्ति के केंद्रों के रूप में हुआ था। मेनर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें नमक, चक्की का पाट, धातु के बर्तन बाहर के स्रोतों से प्राप्त करने पड़ते थे। और ऐसे लॉर्ड जो विलासी जीवन बिताना चाहते थे और महंगे साजो सामान, वाद्य यंत्र और आभूषण खरीदना चाहते थे जो स्थानीय जगहों पर उपलब्ध नहीं होते थे, तो ऐसी चीजों के लिए क्या उन्हें दूसरे स्थानों से प्राप्त करना पड़ता था। यानी कि वो क्या होते थे, दूसरे पर निर्भर होते थे। अब नाइट कौन है कि 9वीं सदी से यूरोप में जो है स्थानीय युद्ध प्राय होते रहते थे, और शौकिया कृषक जो है वो कृषक सैनिक जो है वो पर्याप्त नहीं थे, और कुशल अश्व सेना की आवश्यकता थी। तो 9वीं सदी में क्या हुआ कि यूरोप में जो है प्राय स्थानीय युद्ध होने लगे। तो हम लोग पहले क्या पढ़ा कि जो कृषक थे वही क्या करते थे, सैनिक सेवा भी प्रदान करते थे लॉर्ड्स को। तो अब क्या हो गया कि जब हमेशा युद्ध होते रहेगा तो सैनिक का जरूरत पड़ेगा। तो ये जो शौकिया कृषक सैनिक थे, यानी कि खेती भी कर रहे हैं और फ्री टाइम में सैनिक बन जा रहे हैं, तो ये इससे काम नहीं चल रहा था। तो अब उनको क्या चाहिए, कुशल अश्वसेना की आवश्यकता थी। और इससे क्या है, एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया गया जो नाइट्स कहलाते थे। और ये लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबंध था। और लॉर्ड ने क्या है, नाइट को भूमि का एक भाग जिसे फीप कहा गया दिया, और उसकी रक्षा करने का वचन दिया। तो फीप को क्या है कि उत्तराधिकार में पाया जाता था, और ये 100 से 1000 से 2000 एकड़ या उससे अधिक में फैली हुई हो सकती थी, जिसमें नाइट और उसके परिवार के लिए एक पंचक्की, मदिरा संपीडक के अतिरिक्त उसके परिवार के लिए घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था जो है वो शामिल थी। तो हम लोग यहाँ पे है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि सबसे ऊपर जो कौन होते थे वो राजा होते थे, एंड उसके बाद क्या कि हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉर्ड और वेसल होते थे, सिर्फ 3 ही होते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जब युद्ध बहुत होने लगा तो एक और वर्ग की जरूरत पड़ी, एक और लेवल का जरूरत पड़ा, नाइट, है ना। तो अब क्या हुआ कि राजा होते थे, फिर उसके बाद लॉर्ड होते थे, और लॉर्ड को फिर जो है नाइट को रखने की जरूरत पड़ी। तो नाइट को, है ना, और नाइट्स के नीचे फिर कौन होते थे, जो पीजेंट्स या कृषक वर्ग होते थे, या फिर वेसल्स होते थे। तो अब क्या है कि नाइट्स जो होते थे उनके पास क्या होते, अपनी आर्मी होती थी, और वो सैनिक सुरक्षा प्रदान करते थे राजा को। तो उनको रहने के लिए जो है, लॉर्ड जो क्या होते थे वो तो मेनर में रहते थे, लेकिन नाइट्स को क्या, जिस सैलरी और उनके लिए उसे क्या दिया गया, एक भूमि का एक भाग दिया गया जिसे क्या गया, फीफ कहा गया। और फीफ में क्या होता था कि फीफ जो 1000-2000 एकड़ में फैली होती थी, और फीफ के अंदर ही क्या होता है, राजा का जो है वो क्या होता था कि मेनर या घर बना होता था, और उसी में क्या होता है, मदिरा संपीडक भी होती थी, और उसमें पंचक्की भी होती थी, और उसमें उसके घर बना होता था, एक चर्च होता था, और उसको हेल्प करने के लिए जितने भी लोग रहते थे वो सब लोग उस फीप के अंदर ही रहते थे। आगे पढ़ेंगे कि सामंती मेनर जो होते थे, यानी कि जो फ्यूडल मेनर की तरह जो है फीप की भूमि को भी कृषक जोतते थे। यानी कि पहले क्या था, जो कृषक है वो तो उस लॉर्ड की भूमि को जोतते थे और अपना भी जोतते थे, लेकिन अब क्या करना पड़ता है उसको कि अपना जोत रहा है और फिर वो फीप की भी भूमि जोत रहा है। और बदले में क्या होता है कि नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। यानी कि जो अब जो वैसल और लॉर्ड का जो डायरेक्ट रिलेशन था वो खत्म हो गया, और बीच में कौन आ गया, फीप। अब उसको फीप की भूमि जोतना पड़ता था। और फीप और लॉर्ड का क्या रिलेशन था कि फीप जो है उस जमीन और उसके बदले राजा को एक निश्चित रकम देता था।
और उस जमीन के बदले वो क्या कहते हैं, एक निश्चित रकम भी देता था और जो है उसके बदले जो है युद्ध में लड़ने का वचन देता था कि अगर जरूरत पड़ा तो ये जो फीफ है वो राजा की तरफ से युद्ध में लड़ेंगे। अपनी सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए नाइट जो है प्रतिदिन अपना समय जो है बाड़ बनाने, घेराबंदी करने और पुतलों से रण कौशल और अपने बचाव का अभ्यास करने में निकालते थे। नाइट जो होते थे अपनी सेवाएं अन्य लॉर्डों को भी दे सकता था, पर उसकी जो है सर्वप्रथम निष्ठा जो है अपने लॉर्ड के लिए ही होती थी। 12वीं सदी से गायक जो है फ्रांस के मेनरों में वीर राजाओं और नाइट्स की वीरता की कहानियां गीतों के रूप में सुनाते हुए घूमते रहते थे, जो अंशतः ऐतिहासिक और अंशतः काल्पनिक होती थी। उस काल में जब बहुत अधिक संख्या में पढ़े लिखे लोग नहीं थे और पांडुलिपियां भी अधिक नहीं थी, तो ये घुमक्कड़ चारण जो है वो बहुत प्रसिद्ध थे। और मेनरो भवनों के मुख्य कक्ष के ऊपर एक संकरा छज्जा होता था, मतलब एक बालकनी होती थी बहुत पतला सा, और उसमें कहते हैं कि मेनर लोग भोजन के लिए वहां पे एकत्रित होते थे। और ये एक क्या है गायक दीर्घा होती थी, जो संगीतज्ञों द्वारा अभिजात वर्ग के लोगों का भोजन करते वक्त मनोरंजन करने के लिए बनी बनी थी। तो आज भी हम लोग जो है कि थोड़ा सा ओल्ड मूवी वगैरह देखेंगे तो देखेंगे कि बालकनी में सब लोग जैसे पार्टी टाइप का होता है ना, कि सब लोग जमा हो रहे हैं एक जगह पे और फिर सुंदर जो है वो गाना चलता रहता है। तो वहां पे भी क्या होते थे कि अभिजात वर्गों द्वारा जो है संगीतज्ञों को बुक किया जाता था और भोजन करते वक्त मनोरंजन प्रदान किया जाता था। तो हम लोग द्वितीय वर्ग के बारे में तो अब पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रथम वर्ग के बारे में, यानी कि पादरी वर्ग के बारे में। तो कैथोलिक चर्च के क्या थे कि अपने नियम थे और राजा द्वारा दी गई भूमियां भी थी, जिससे क्या कि ये कर उगा सकते थे। और इसीलिए क्या था कि ये एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष जो थे वो पोप थे और जो रोम में रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों और पादरियों द्वारा किया जाता था, जो प्रथम वर्ग के ही अंग थे। अधिकतर गांवों में क्या अपने चर्च हुआ करते थे, लेकिन जहां पर प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्मोपदेश सुनने और सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। तो प्रथम वर्ग का भी क्या था कि कैथोलिक चर्च का जो अपना नियम था, और कैथोलिक चर्च का जो है कि अपना नियम था, और राजा द्वारा दी गई भूमियां भी उनके पास थी, जिससे क्या है कि अपना टैक्स कलेक्ट करते थे। और जो चर्च था वो भी एक बहुत शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। पश्चिमी चर्च का जो एक अध्यक्ष होता था जिसको पोप कहते थे और रोम में रहता था। और इसमें भी एक था कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो पादरी नहीं हो सकता। जैसे कृषि दास पर प्रतिबंध था, शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों पर और स्त्रियों पर भी प्रतिबंध था। यानी कि कृषि दास जो थे वो पादरी नहीं बन सकते हैं, या फिर जो शारीरिक रूप से बाधित व्यक्ति हैं और स्त्रियां जो है ये लोग क्या है पादरी नहीं बन सकते हैं। तो जो पुरुष पादरी बनते थे उनके साथ एक समस्या थी कि वो क्या है शादी नहीं कर सकते थे, और धर्म के क्षेत्र में जो है बिशप अभिजात माने जाते हैं। बिशपों के पास भी क्या है लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें थी और ये शानदार महलों में रहते थे। चर्च को क्या है कि एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे क्या कहते हैं टीथ या टाइथ कहते हैं। यानी कि चर्च जो टैक्स कलेक्ट करता था कृषकों से, तो उसे क्या कहते हैं टाइथ कहते हैं या फिर टीथ कहते हैं। और ये क्या होता है उपज का 10वां भाग होता है। ये बहुत बार पूछा गया है। और अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिया जाने वाला दान भी क्या है चर्च का एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत था। यानी कि जो अमीर लोग थे क्या कहते हैं अपने कल्याण के लिए, या फिर जो उनके रिश्तेदार मर गए उसके बाद जिसको दान देते दान पुण्य करते थे, वो भी कहते हैं चर्च का एक आय का एक प्रमुख स्रोत था। चर्च के औपचारिक रीति रिवाज में कुछ महत्वपूर्ण रस्में जो है वो सामंती कुलों की नकल थी, जैसे प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर घुटनों के बल झुकाना, और नाइट द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते वक्त अपनाए गए तरीके की नकल था। इसी प्रकार क्या है ईश्वर के लिए लॉर्ड शब्द का प्रचलन जो है एक उदाहरण था, जिसके द्वारा सामंती संस्कृति चर्च के उपासना कक्षों में जो है प्रवेश करने लगी। और इस प्रकार अनेक सांस्कृतिक सामंती रीति रिवाजों और तौर तरीकों को चर्च की दुनिया में अपना लिया गया था। अब पढ़ेंगे भिक्षुओं के बारे में। तो क्या है चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु जो है ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी। कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत जो लोगों के बीच में नगरों और गांवों में रहते थे, ये क्या कहते हैं एकांत जिंदगी जीना पसंद करते थे। वे धार्मिक समुदायों में रहते थे जिन्हें क्या कहते हैं एबिस या फिर एबी या फिर मोनेस्ट्री या मठ कहते थे, और जो अधिकतर मनुष्यों की आम आबादी से बहुत दूर होते थे। दो सबसे अधिक प्रसिद्ध मठों में से एक मठ था 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट, और दूसरा था 910 ईस्वी में बरगंडी में स्थापित क्लूनी। यानी कि दो मठ जो था वो बहुत फेमस था। एक तो 529 ईस्वी में बना था और ये कहाँ था इटली में, क्या नाम था सेंट बेनेडिक्ट, और दूसरा क्या था 910 ईस्वी में बना था बरगंडी में, और इसके मठ का क्या नाम था क्लूनी। तो भिक्षु क्या अपना सारा जीवन आबे में रहने और समय प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत लेता था।
पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे, और ऐसे पुरुषों को क्या कहते हैं, मॉन्क, तथा स्त्रियां जो है वो नन कहलाती थी। तो क्या कहते थे कि पादरी कार्य के विपरीत जो है भिक्षु की जिंदगी जो है स्त्री और पुरुष दोनों ही अपना सकते थे। तो ऐसे पुरुषों को क्या कहा जाता है, मॉन्क कहा गया, और स्त्रियों को नन कहा गया। कुछ आबों को छोड़कर ज्यादातर में क्या एक ही लिंग के व्यक्ति रह सकते थे, और पुरुष और महिलाओं के लिए क्या होता था कि अलग अलग ऐबे होते थे। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुनियां भी विवाह नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर है कि मोनेस्ट्री जो है, मोनेस्ट्री शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से बना है, और जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो। तो 10 या 20 पुरुष स्त्रियों के छोटे समुदाय से बढ़कर क्या है कि मठ अब सैकड़ों की संख्या के समुदाय बन गए, जिसमें क्या है कि बड़ी इमारतें, भू जागीरों के साथ साथ स्कूल या कॉलेज और अस्पताल संबंधित हैं। इन समुदायों ने कला के विकास में योगदान दिया, और आबेस हिल्डेगार्ड, जिन्होंने के एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ थे, जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में है सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो किसने योगदान दिया था? आबेस हिल्डेगार्ड ने। किसने? कि प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन के विकास में। और 13वीं सदी से क्या है कि भिक्षुओं के कुछ समूह, जिन्हें फ्रायर्स कहते हैं, तो फ्रायर्स कौन होते थे, ये पूछा गया एग्जाम में। फ्रायर्स जो होते हैं ये भिक्षुओं का समूह होता था। उन्होंने क्या मठों में ना रहने का निर्णय लिया, और फ्रायर्स क्या करते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते और दान से अपनी जीविका चलाते। एक तरह से जो हमारे इसमें भारत में जो बौद्ध भिक्षु थे उनके तरह इनका जीवन था फ्रायर्स का, और ये ईसाई भिक्षु थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चित्र है, और ये क्या है, इंग्लैंड के फॉर्नबरो में सेंट माइकल की बेनेडिक्टिन एबे, यानी कि ये जो बेनेडिक्टिन एबे है ना, तो इसमें इंग्लैंड के फॉर्नबरी में स्थित है। तो यहाँ पे एक कॉलम है, इसमें क्या है कि बेनेडिक्टिन के मठों में क्या था कि भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक होती थी, जिसमें नियमों के क्या है 73 अध्याय थे, और इसका पालन क्या है कि भिक्षुओं द्वारा कई सदियों तक किया जाता रहा। और इस पुस्तक के कुछ नियम इस प्रकार थे, जैसे पहला चैप्टर 6 में क्या है कि भिक्षुओं को बोलने की आज्ञा जो है कभी कभी ही दी जानी चाहिए। और चैप्टर 7 में था कि विनम्रता का अर्थ है आज्ञा का पालन। और चैप्टर 33 में है कि किसी भी भिक्षु को निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। चैप्टर 47 में है कि आलस्य जो है वो आत्मा का शत्रु है, और इसीलिए भिक्षु और भिक्षुनियों को जो है निश्चित समय में शारीरिक श्रम और निश्चित घंटों में पवित्र पाठ करना चाहिए। वहीं चैप्टर 48 में है कि मठ इस प्रकार से बनाना चाहिए कि आवश्यकता की समस्त वस्तुएं जैसे जल चक्की, उद्यान, कार्यशाला सभी उसके सीमा के अंदर हो। इस चित्र में देख सकते हैं कि पांडुलिपि पर कार्य करते हुए बेनेडिक्टिन भिक्षु का एक काष्ठ चित्र है, यानी कि काठ पे उकेरा गया एक चित्र है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 14वीं सदी तक आते आते मठवाद के महत्व उद्देश्य के बारे में कुछ शंकाएं जो है वो व्याप्त होने लगी। इंग्लैंड में लैंगलैंड की कविता पियर्स प्लॉमैन जो 1360 से 70 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, में कुछ भिक्षुओं के आरामदायक एवं विलासितापूर्ण जीवन की साधारण कृषकों, गडरियों और गरीब मजदूरों के जो है विशुद्ध विश्वास से तुलना की गई। और इंग्लैंड में भी चौसर ने जो है कैंटरबरी टेल्स लिखी, और जिसमें क्या है भिक्षुनी, नन, भिक्षु, मंक और फ्रायर का हास्यास्पद चित्रण किया गया। तो 14वीं सदी के आते आते क्या है कि मठ में बहुत जो है कुरीतियां फैलने लगी थी। तो उसी में क्या कि लैगलैंड जो है एक नाम के एक व्यक्ति की कविता जो है पियर्स प्लॉमैन, यानी लैगलैंड नामक एक व्यक्ति ने पियर्स प्लॉमैन जो है में कुछ भिक्षुओं के आरामदायक और विलासितापूर्ण जीवन का है कि साधारण कृषक, गडेरियों और गरीब मजदूरों के विशुद्ध विश्वास से तुलना की है। और उसमें मतलब वो बताया है कि जो कृषक है, गडेरिया है, गरीब मजदूर है, उनका जो भगवान को लेकर विश्वास है वो कितना विशुद्ध है, प्योर है, उनके तुलना में जो भिक्षुओं का आरामदायक और विलासितापूर्ण जीवन की तुलना में। और इंग्लैंड में भी क्या हुआ कि एक और थे जॉफरी चौसर, उन्होंने एक कैंटरबरी टेल्स नामक बुक लिखी, और उसमें क्या थे कि भिक्षुनी जो थे, नन और मॉन्क जो थे और फ्रायर, इन लोगों का क्या है कि हास्यास्पद चित्रण किया गया। तो चर्च और समाज, तो यद्यपि यूरोपवासी ईसाई बन गए थे, पर उन्होंने अभी भी कुछ हद तक चमत्कार और रीति रिवाजों से जुड़े अपने पुराने अविश्वासों को नहीं छोड़ा था। 4वीं सदी से ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की जो है महत्वपूर्ण तिथियां बन गए थे, और 25 दिसंबर को जो है 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले ईसा मसीह के जन्मदिन ने एक पुराने रोमन त्योहार का स्थान ले लिया। इस तिथि की गणना जो है वो सौर पंचांग यानी सोलर कैलेंडर के आधार पर की गई, और ईस्टर ईसा के शूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था, परंतु उसकी तिथि जो है निश्चित नहीं थी, क्योंकि इसे क्या है कि लूनर कैलेंडर, चंद्र पंचांग पर आधारित एक प्राचीन त्योहार का स्थान लिया था, जो लंबी सर्दी के पश्चात बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था।
तो परंपरागत रूप से उस दिन प्रत्येक गांव के व्यक्ति जो अपने गांव की भूमि का दौरा करते थे और ईसाई धर्म के आने पर भी उन्होंने इसे जारी रखा और अब ये उसे ग्राम के स्थान पर पैरिश यानी कि पादरी की देखरेख में आने वाला जो एक क्षेत्र है वो कहने लगे। काम से दबे कृषक जो है इन पवित्र दिनों छुट्टियों को क्या है हॉलीडेज के रूप में स्वागत स्वागत किया और इसीलिए किया क्योंकि इन दिनों उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था और वैसे तो ये दिन क्या है प्रार्थना के लिए था परंतु लोग सामान्यतः इसका अधिकतर समय मौज मस्ती करने और दावतों में बिताते थे। तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी और बहुत से लोग शहीदों की समाधियों या बड़े गिरजाघरों की लंबी यात्राओं में जाते थे। तो यहाँ पे जो है जॉफरी चेसर जिन्होंने जॉफरी चेसर जो है उन्होंने द कैंटरबरी टेल्स में जो है एक लिखा है उन्होंने काव्य कृति का रचना का जो है एक पाठ दिया हुआ है भाग। तो इसको पढ़ते हैं कि अप्रैल के महीने में जब मधु वृष्टि होती है और मार्च की शुष्कता को जड़ से भेद जाती है, जब नन्ही चिड़िया संगीत सुनाती है जो कि उनिंद्र चक्षु में रात बिता देती है, इसी तरह प्रकृति उन्हें प्रेरित करती है और उनके हृदय को आकर्षित करती है। तब लोग तीर्थ यात्रा पर जाने की आकांक्षा रखते हैं और घुमक्कड़ भिक्षु दूरस्थ उपासना स्थलों के सर्वत्र पूजित संतों के दर्शन की अभिलाषा करते हैं और विशेष रूप से इंग्लैंड के प्रत्येक प्रांत से कैंटरबरी की अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तो मतलब इस तरह से ये एक व्यंग रचना है जिसपे उन्होंने क्या है कि भिक्षु लोग जो तीर्थ यात्रा पे जाते थे उस पे उन्होंने व्यंग्य किया है और ये काव्य कृति की रचना जो है मूल रूप से मध्यकालीन अंग्रेजी में की गई थी और ये जो है इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। तो तीसरा वर्ग किसान, स्वतंत्र और बंधक, इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि जो है अब हम लोग उस विशाल समूह की चर्चा करेंगे जो पहले दो वर्गों का भरण पोषण करते थे। काश्तकार दो तरह के होते थे यानी कि जो किसान होते थे वो दो तरह के होते थे। पहला स्वतंत्र किसान जिसे क्या सर्फ कहा जाता है और जिसे हिंदी में क्या है कृषि दास कहा जाता है। और सॉरी काश्तकार दो तरह के होते थे, पहला तो था स्वतंत्र किसान और दूसरा था सर्फ। सर्फ जो होता था उसको कृषि दास भी कहा जाता है और सर्फ जो है अंग्रेजी का क्रिया जो है टू सर्व से बना हुआ एक शब्द है। स्वतंत्र कृषक जो थे अपने भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे और पुरुषों का जो है सैनिक सेवा में योगदान जो है अवश्य होता था। मतलब पुरुष जो होते थे उनको कम से कम 40 दिन सैनिक सेवा में योगदान करना होता था और कृषकों के परिवारों का जो है लॉर्ड की जागीरों पर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे और इस श्रम से होने वाले उत्पादन जो होता था और तो क्या कहते थे उसे श्रम अधिशेष या लेबर रेंट कहते थे और जो कि सीधे सीधे लॉर्ड के पास जाता था। और इसके अतिरिक्त उनसे जो है अन्य श्रम कार्य जैसे कि गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना, बाड़ बनाना, सड़कें व इमारतों की मरम्मत करने की भी जो है उम्मीद की जाती थी और इनके लिए जो है उनको कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। खेतों में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियों और बच्चों को अन्य कार्य भी करने पड़ते थे जैसे कि वे सूत काटते, कपड़ा बुनते, मोमबत्ती बनाते और लॉर्ड के उपयोग हेतु अंगूरों से रस निकालकर जो है मदिरा तैयार करते थे। और इसके साथ ही एक प्रत्यक्ष कर जो है टैली था जिसे राजा कृषकों पर कभी कभी लगाते थे। तो क्या था कि जो राजा कृषकों पर जो टैक्स लगाते थे उसे क्या कहा जाता था, टैली कहा जाता था। हम लोग और पहले क्या है टाइप के बारे में या टीथ के बारे में पढ़ चुके हैं। वो कृषकों पर कौन लगाते थे, जो चर्च है वो लगाते थे और जो राजा टैक्स लगाते थे उसको क्या बोला जाता था, टैली कहा जाता था। पादरी और अभिजात वर्ग थे उनके जो पोप थे और जो है अभिजात वर्ग यानी एरिस्टोक्रेट क्लास थे, ये दोनों को क्या होता था कि ये टैक्स नहीं देना पड़ता था। कृषिदास क्या था कि अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर कृषि करते थे वे लॉर्डों के स्वामित्व में थे, इसीलिए उनकी अधिकतर उपज भी क्या है लॉर्ड को ही मिलती थी और ये उन भूखंडों पर भी कृषि करते थे जो केवल लॉर्ड के स्वामित्व में थी। इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी और ये लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे। लॉर्ड कई तरह के एकाधिकार का दावा करते थे, हालांकि इससे क्या है कृषि दासों को हानि हो सकती थी। तो सर्फ केवल क्या है अपने लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, यानी कि जो कृषि दास होते थे वो सिर्फ क्या करते थे लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, उनके तंदूर में ही रोटी सेंक सकते थे और उनके मदिरा संपीड़क में ही आसवन मदिरा और बियर तैयार कर सकते थे। लॉर्ड ये तय कर सकता था, मतलब लॉर्ड के पास इतना पावर था कि ये तय कर सकता था जो सर्फ है कृषि दास है को किसके साथ विवाह करना चाहिए और किसके साथ नहीं, या फिर कृषि दास की पसंद को ही अपना आशीर्वाद दे सकता था। परंतु क्या होता था कि अगर किसी ने किसी को पसंद किया तो वो उसको जाके उनको बताना पड़ता था और वो उसका अपना आशीर्वाद दे सकता था, परंतु क्या करता था लॉर्ड इसके लिए भी टैक्स लेता था। तो एक अंग्रेज कृषक जो है मतलब जो उनका जो है एक चित्र दिया हुआ है यहाँ पे, रेखा चित्र है, तो देख सकते हैं कि वह कैसे खेतों पे काम कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का जो है ये पार्ट 2 है। पार्ट जो बाकी बचा हुआ चैप्टर है वो पार्ट 3 में पब्लिश किया जाएगा। आपको इसका पार्ट 1 जो है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो हमें सपोर्ट करने के लिए
इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। कंटिन्यू रखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।